दोस्तों, आज की कहानी भी फ्रॉम सीरीज की कहानी के जैसे ही होने वाली है, जिसमें कुछ लड़कियां एक भयानक जंगल में फंस जाती हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि सालों के लिए। और ये जंगल उन लड़कियों से इतने उल्टे सीधे काम करवाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस सीरीज का नाम है येलो जैकेट्स और आज हम इसका तीसरा सीजन एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके पहले 2 सीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं, वरना मैं इस स्टोरी को इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपको पिछली कहानी के बारे में भी अंदाजा हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत उसी जंगल से होती है जहां पर वो सभी येलो जैकेट लड़कियां फंसी हुई थी। दरअसल इस जंगल में उन लड़कियों का प्लेन क्रैश हो गया था और ये सभी लड़कियां पिछली गर्मियों से ही यहाँ पर फंसी हुई हैं। यानी कि अब इनको फंसे 1 साल पूरा होने वाला है। इन लड़कियों ने पिछले 1 साल में यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस अभी तक कोई भी निकल नहीं पाया और ये सभी यहीं पर सरवाइव कर रही हैं। तभी आज ये सभी लड़कियां कैप्चर द बोन नाम की एक गेम खेलने का प्लान बनाती है, जिसके अंदर 2 टीमें बांटी जाएंगी और जो भी टीम जीतेगी दूसरी टीम उसकी गुलाम बन जाएगी, वो भी 1 दिन के लिए। दरअसल इस गेम में एक हड्डी के टुकड़े को एक सर्कल के अंदर पहुंचाना है और जो भी टीम ये काम करेगी वो जीत जाएगी। तभी हम मारी को देखते हैं, जो उस हड्डी के टुकड़े को लेकर भाग रही थी, लेकिन तभी शॉन आकर उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है और वो हड्डी का टुकड़ा उससे छीनने लगती है। मारी ने उस टुकड़े को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था। फिर शॉन उससे वो टुकड़ा हासिल करने के लिए उसके हाथ पर काट लेती है, जिसकी वजह से मारी को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। फिर चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी की लड़कियां भी वहां पर आ जाती है और शॉन को मारी से दूर कर देती है। लेकिन तभी मारी अपनी मुट्ठी खोलकर दिखाती है, जिसके अंदर वो हड्डी का टुकड़ा था ही नहीं। यानी कि मारी अभी तक उनको चकमा दे रही थी, क्योंकि वो टुकड़ा उसी की एक टीम प्लेयर मिस्टी के पास था। फिर सभी लड़कियां मिस्टी के पीछे दौड़ने लगती है, लेकिन मिस्टी वक्त रहते उस टुकड़े को अपनी दूसरी टीम प्लेयर को पास कर देती है और वो जल्दी से उस टुकड़े को अपने बनाए हुए सर्कल में ले जाती है, जिसके कारण मिस्टी की टीम जीत जाती है। अब क्योंकि मिस्टी की टीम जीत गई थी, इसलिए उनकी टीम प्लेयर वैन दूसरी टीम को बताती है कि रूल्स के मुताबिक अब तुम्हें 1 दिन के लिए हमारा गुलाम बनना होगा। अब 1 साल से इस जंगल में रहते रहते वो सभी लड़कियां इस जंगल की ब्लैक पावर पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगी थी। अब उनको पूरा यकीन हो गया था कि जो कोई भी चीज उनको इस जंगल में जिंदा रख रही है वो जंगल की ब्लैक पावर है। लेकिन शॉन तो अभी भी इन चीजों में विश्वास नहीं करती, इसलिए उसे लग रहा था कि उसके साथ वाली सारी लड़कियां पागल हो गई है। वो सोचती थी कि अगर इन लड़कियों को रेस्क्यू भी कर लिया गया तो भी ये वापस जाने लायक नहीं है, क्योंकि वो सभी लड़कियां खुद के सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को ही मारकर खाने लगी थी और साथ में इस जंगल में आत्माओं की पूजा भी करने लगी थी। इस समय शॉन ये सारी बातें अपनी डायरी के अंदर लिख रही थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं सैली अपने कमरे में सिगरेट पी रही थी, लेकिन तभी वहां पर शॉन आ जाती है। वो सैली को कहती है कि आज नटैली का फ्यूनरल है, इसलिए हमें वहां पर जाना होगा। लेकिन सैली नटैली के फ्यूनरल पर जाने से साफ साफ इनकार कर देती है और तैयार होकर अपने स्कूल चली जाती है। तभी हम मिस्टी को देखते हैं, जो नटैली की मौत के बाद काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी, क्योंकि उसी ने नटैली को गलती से मार दिया था। आज मिस्टी अपने घर पर बैठकर मेडिटेशन कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर वाल्टर भी आ जाता है। वो मिस्टी को नटैली के फ्यूनरल के बारे में बताता है, लेकिन मिस्टी वाल्टर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और उसको वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहां से जाते वक्त वाल्टर मिस्टी के कमरे में एक चाबी रख देता है और बताता है कि ये चाबी नटैली के एक बहुत ही बड़े लॉकर की है, जिसके अंदर उसका सामान रखा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि नटैली के फ्यूनरल पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन मिस्टी वहां पर नहीं आती। इन सभी लोगों को नटैली के जाने का बहुत ही गम था, लेकिन नटैली की माँ को उसके जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, बल्कि वो उसके फ्यूनरल पर कुछ शब्द बोलकर खाना पूर्ति करके वहां से चली जाती है। फ्यूनरल के बाद शॉन, टाइस और वैन तीनों एक बार में पीने के लिए चली जाती हैं। शॉन को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि नटैली मर गई, क्योंकि वो उसके बहुत ही ज्यादा करीब थी। दूसरी तरफ मिस्टी नटैली का लॉकर चेक करने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर उसको नटैली की जैकेट मिलती है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है। तभी हम देखते हैं कि शॉन रात के खाने के लिए मीट काट रही थी। उस समय शॉन के साथ मेलिसा नाम की लड़की भी थी, जो उसकी इस काम में हेल्प कर रही थी। लेकिन तभी दूर बैठी मारी उन दोनों का मजाक बनाने लगती है। ये बात सुनकर मेलिसा उसको सबक सिखाने के लिए जाने लगती है, लेकिन शॉन उसको रोक देती है और कहती है कि काश हमने पहले मारी को खा लिया होता। अब इस बात से आपको क्लियर हो ही गया होगा
कि ये लड़कियां मारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और हो ना हो आने वाले टाइम में ये सब उसको मार कर खा जाएंगी। अगले सीन में हम नटैली को देखते हैं जो अपने ग्रुप के साथ डिस्कशन कर रही थी क्योंकि वो अपने ग्रुप की लीडर थी। तभी टाइसा कोच की बात छेड़ देती है क्योंकि उसको लग रहा था कि कोच अभी भी जिंदा है, लेकिन नटैली कहती है कि उस बात को पूरे 6 महीने बीत गए हैं, कोच अभी तक जिंदा नहीं हो सकते, वो भूख या ठंड के मारे मर गए होंगे। दरअसल नटैली को पता था कि कोच अभी भी जिंदा है और जंगल में एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, और नटैली खुद भी उन लड़कियों को कोच के बारे में नहीं बताना चाहती थी क्योंकि अगर उसने ऐसे किया तो वो लड़कियां कोच को ढूंढने जाएंगी और उसको ढूंढकर मार देंगी। तभी हम कोच को देखते हैं जो जंगल में लगाए हुए अपने कुछ जाल को देख रहा था और ये जाल उसने खरगोश को पकड़ने के लिए लगाए थे, लेकिन उनके अंदर एक भी खरगोश नहीं फंसता। तभी थोड़ा आगे जाने पर कोच देखता है कि उनके नीचे की जमीन खोखली है और जब वो वहां से मिट्टी हटाता है तो देखता है किसी ने वहां पर गड्ढा खोदकर नीचे कुछ छुपाया हुआ है। फिर कोच जल्दी से वहां की मिट्टी हटाकर नीचे चला जाता है। नीचे गड्ढे में एक बॉक्स रखा हुआ था। फिर जैसे ही कोच वो बॉक्स खोलकर देखता है तो उसके अंदर कोच को प्रोटीन बार जैसी कुछ खाने वाली चीजें मिलती है और इसके अलावा कुछ और जरूरी सामान भी पड़ा हुआ मिलता है। अब कोच इतना ज्यादा भूखा था कि वो पूरी की पूरी प्रोटीन बार एक बार में ही निकल जाता है। फिर वो उन बॉक्सेस को घसीट कर वहां से बाहर ले जाने लगता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं टाइसा वैन को अपने घर पर लेकर आती है क्योंकि वैन और टाइसा जब जंगल में थी तब ये दोनों ही रिलेशन में हो गई थी, इसलिए टाइसा वैन को आज की रात अपने साथ सोने के लिए मना लेती है। लेकिन फिर कुछ सोचकर वैन उसको साफ साफ मना कर देती है क्योंकि टाइसा शादीशुदा है और उसको एक बेटा भी है। फिर टाइसा वैन को अपने साथ डिनर पर लेकर जाती है। दूसरी तरफ जेफ शॉन को बताता है कि सैली को उसके स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उसने अपनी क्लास की लड़कियों पर हमला कर दिया था। अब जेफ को सैली की चिंता हो रही थी क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने अपने सामने एक मर्डर होते हुए देखा था, इसलिए उसको डर था कि कहीं उस हादसे का सैली के दिमाग पर कोई गलत असर ना पड़ जाए। तभी हम टाइसा को देखते हैं जो वैन को एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर आती है। डिनर के बाद टाइसा को मस्ती सूझती है, इसलिए वो वैन को कहती है कि क्यों ना हम बिना पैसे दिए ही यहाँ से भाग जाएं, जैसे हम काफी समय पहले भी किया करते थे। ये बात सुनकर वैन कहती है कि तुम स्टेट सीनेटर हो, लेकिन टाइसा कहती है फिर क्या हुआ, अंदर का बच्चा कभी मरना नहीं चाहिए। फिर वो वहां से खड़ी होकर बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद वैन भी पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है और वो दोनों ही वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उस रेस्टोरेंट में काम करने वाला वेटर उनका पीछा करने लगता है। फिर वेटर को देखकर वो दोनों ही भागने लगती हैं और जल्दी से रोड क्रॉस करके वहां से भाग जाती हैं। फिर वेटर भी उनके पीछे पीछे रोड क्रॉस करने लगता है, लेकिन तभी अचानक सामने से एक बस आ जाती है। अब वो बस उसको कुचलने ही वाली थी, तभी वहां पर एक आदमी उस वेटर को बचा लेता है। अब इस घटना से वो वेटर इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हार्ट अटैक आने के कारण मौत हो जाती है। लेकिन टाइसा और वैन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके कारण किसी बेकसूर आदमी ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि काफी वक्त बाद उनको ऐसा करने में काफी मजा आ रहा था और बहुत दिनों बाद वो आज इतना ज्यादा हंसी थी। फिर वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाती हैं, लेकिन तभी टाइसा को फिर से उसी बिना आंख वाले आदमी का भ्रम होने लगता है जो उसको जंगल में दिखाई देता था, लेकिन इस बार वो उस पर इतना ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ मिस्टी नटैली की जैकेट पहनकर उस बार में चली जाती है जहां पर लास्ट टाइम नटैली उसको लेकर गई थी। फिर वहां पर आते ही वो लगातार 7 बार शॉट लगाती है और फिर नशे की हालत में 2 लड़कों के साथ बहस करने लगती है। अगले सीन में हम शॉन को देखते हैं जो कि सैली के साथ थी। शॉन को भी अब यही लग रहा था कि लोटी के वेलनेस सेंटर वाले हादसे के बाद सैली के दिमाग में गलत ख्याल आने लगे हैं, इसीलिए उसने अपनी स्कूल की लड़कियों पर हमला कर दिया। तभी सैली अपनी मॉम को कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो लड़कियां मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई किया करती थी। ये बात सुनकर शॉन थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। फिर सैली अपनी मॉम को उस दिन की वीडियो भी दिखाती है। दरअसल उसने उन लड़कियों पर हमला नहीं किया था, बल्कि उसने बाहर से कुछ कच्चा मीट मंगवाकर उन लड़कियों के ऊपर डाल दिया था। फिर शॉन भी ये वीडियो देखकर हंसने लगती है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहां पर वो सभी लड़कियां एनुअल समर फेस्टिवल मना रही थी। दरअसल ये फेस्टिवल वो सभी गर्मी आने की खुशी में मना रही थी क्योंकि अब उनको पेट भर खाना मिलने वाला था। फिर सुबह की गेम हारी हुई लड़कियां जीती हुई लड़कियों को खाना सर्व करने लगती हैं।
अब क्योंकि मारी और शॉन में कुछ वक्त से अनबन चल रही थी, इसलिए शॉन अपना बदला लेने के लिए मारी के सूप में थूक देती है। फिर ये देखकर मारी को बहुत गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। फिर नटैली जल्दी से आकर उन दोनों को रोकती है, जिसके बाद मारी वहां से चली जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टी नशे की हालत में सड़क पर अकेली ही चल रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे से वॉल्टर आ जाता है। दरअसल वॉल्टर यहाँ पर मिस्टी का फोन ट्रैप करने के लिए आया था, लेकिन मिस्टी तो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसको नटैली की याद आ रही थी। फिर वॉल्टर जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरकर उसको चुप कराता है। अगले सीन में हम देखते हैं सैली को अपने घर के बाहर एक इन्वेलप मिलता है, जिसके ऊपर वही जंगल वाला सिंबल बना हुआ था। दरअसल ये इन्वेलप शॉन के लिए था, लेकिन सैली उसको खोल लेती है, जिसके अंदर उसको एक ऑडियो टेप मिलती है। लेकिन तभी पीछे से वहां पर जेफ आ जाता है और उसको देखकर सैली एकदम से घबरा जाती है। फिर जेफ सैली को सोने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। अब इस टेप में क्या था ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहां पर वो सभी लड़कियां अपने साथ वालों की ग्रेव के पास खड़ी हुई थी और उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। लेकिन तभी उन सभी को एक भयानक आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि उसी जंगल से आ रही थी। ऐसी भयानक आवाजें सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ कोच जब अपना खाना ढूंढ रहा था, तो वो देखता है कि जिस गड्ढे से उसको वो सारा सामान मिला था, उसके अंदर मारी गिरी पड़ी है और उसका पैर भी टूटा हुआ है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम मारी को देखते हैं, जो अपने कोच को देखकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि कोच उसको मार डालेगा। लेकिन कोच उसको शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसका ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। गड्ढे में गिरने के कारण मारी के घुटने की हड्डी टेढ़ी हो गई थी, इसलिए कोच उसको वो हड्डी अपने आप सीधी करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उसने इसको अभी सीधा नहीं किया तो उसका सारा पैर खराब हो जाएगा। फिर मारी भी दर्द को सहन करते हुए अपने घुटने की हड्डी को सीधा कर देती है। दूसरी तरफ बाकी की लड़कियां मारी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि मारी कल रात से ही गायब थी। फिर नटैली सभी लड़कियों को कहती है कि हमें जंगल में मारी को ढूंढने के लिए जाना चाहिए, और उसके साथ मिस्टी और बाकी लड़कियां भी जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ट्रेविस भी उसके साथ जाने वाला था, लेकिन लोटी उसको वहीं पर रोक लेती है। अब क्योंकि ट्रेविस को नशे की हालत में जंगल में से कुछ मिस्टीरियस आवाजें सुनाई देती है, इसलिए लोटी ट्रेविस को नशीले मशरूम खिलाकर फिर से उन आवाजों को सुनने के लिए कहती है, ताकि वो और पता लगा सके कि जंगल उनको क्या बताना चाहता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर शॉन जेफ के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। फिर शॉन जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि बाहर लोटी खड़ी है। लोटी को देखते ही शॉन कहती है, तुम यहीं से वापस चली जाओ, और फिर वो दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन लोटी फिर से दरवाजा खटखटाती है, इसलिए मजबूरी में शॉन को उसे अंदर लाना ही पड़ता है। फिर शॉन लोटी को फिर से वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि लोटी ने उस दिन जंगल में शॉन को मारने की कोशिश की थी, इसलिए शॉन को अभी भी डर था कि कहीं लोटी उनके साथ कुछ गलत ना कर दे। लेकिन थोड़ी ही देर में वहां पर सैली भी आ जाती है और वो लोटी को उन्हीं के घर पर रहने के लिए कहती है, क्योंकि लोटी ने अपने दिमाग का इलाज करवा लिया था और अब उसके पास रहने के लिए कोई और जगह भी नहीं थी, इसलिए शॉन ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। इन बातों से शॉन थोड़ा इमोशनल हो जाती है और लोटी को एक रात के लिए अपने घर पर रहने देती है। तभी हम मिस्टी को देखते हैं, जो अपने घर पर सो रही थी, क्योंकि कल रात उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तभी वहां पर वॉल्टर आता है, जो कि उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टी के पास शॉन का फोन आता है और वो मिस्टी को मिलने के लिए बुलाती है, इसलिए मिस्टी वॉल्टर का ब्रेकफास्ट छोड़कर शॉन से मिलने के लिए जाने लगती है। फिर मिस्टी को जाते हुए देखकर वॉल्टर कहता है कि जितना कुछ तुम अपनी दोस्तों के लिए करती हो, उतना तुम्हारी कोई भी दोस्त तुम्हारे लिए नहीं करती, क्योंकि वो तुम्हें तभी फोन करती है जब उनको तुम्हारी जरूरत पड़ती है, और जब तुम्हें जरूरत पड़ती है तब उनमें से कोई भी नहीं आती। ये बात सुनकर मिस्टी कहती है कि हम सभी छोटा मोटा हिसाब नहीं रखते, क्योंकि हमने जंगल में एक साथ बहुत कुछ देखा है और वो इन बातों से बहुत बड़ा है। मिस्टी की बातें सुनकर वॉल्टर चुप हो जाता है। फिर मिस्टी रात को ही शॉन के घर पर चली जाती है और जब वो लोटी को देखती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दरअसल शॉन ने मिस्टी को यहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि वो जेफ के साथ उसकी बिजनेस मीटिंग के लिए जाने वाली थी, और जब तक वो घर वापस न आ जाए उसको सैली का ध्यान रखना होगा। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है। तभी हम देखते हैं कि मारी का पैर अब काफी हद तक ठीक हो गया था, लेकिन तभी वो कोच से पूछती है कि क्या आपने ही हमारे कैबिन को आग लगाई थी, लेकिन कोच इस बात पर साफ साफ इनकार कर देता है। फिर वो मारी को चुप रहने के लिए कहकर वहां से चला जाता है।
दूसरी तरफ मिस्टी और नटैली दोनों जंगल में मारी को ही ढूंढ रही थी। फिर थोड़ी दूर जाने पर नटैली वहां पर कुछ ट्रैप्स देखती है जो कि कोच ने खरगोश पकड़ने के लिए लगाए हुए थे। फिर नटैली मिस्टी को जल्दी से दूसरी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती है ताकि मिस्टी का पैर इन ट्रैप्स में ना फंस जाए, क्योंकि नटैली ने अभी तक सभी को विश्वास दिलाया हुआ था कि कोच मर गए हैं। लेकिन जब मिस्टी उन ट्रैप्स को देखती है तो उसको शक हो जाता है। फिर नटैली उसको झूठ कह देती है कि शायद ये ट्रैप्स मारी ने लगाए होंगे और फिर वो मिस्टी को कहीं दूर डायरेक्शन में ले जाती है। अब मिस्टी को भी नटैली की हरकतें अजीब लगने लगती हैं। दूसरी तरफ हम वैन और टाइसा को देखते हैं और ये दोनों भी मारी को ही ढूंढ रही थी। तभी उनको ट्रेविस के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो जल्दी से भागकर ट्रेविस के पास पहुंच जाती है और देखती है कि ट्रेविस जोर जोर से चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि वो आ रहे हैं। वैन और टाइसा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ट्रेविस किसके आने की बात कर रहा है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं टाइसा उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहां से कल रात वो और वैन बिना पैसे देकर भागी थी। फिर वो काउंटर पर बैठी औरत से कल रात के लिए माफी मांगती है और कल रात के पैसे देने के बाद उसको अपना कार्ड पकड़ा देती है। तभी टाइसा देखती है कि वहां पर उसी वेटर की फोटो रखी हुई है जो कल रात उसके पीछे भागा था। तभी वहां पर खड़ी एक औरत उसको बताती है कि कल रात वो वेटर हार्ट अटैक आ जाने की वजह से सड़क पर ही मारा गया। लेकिन इतने में वो काउंटर वाली औरत टाइसा को पकड़ने के लिए एक आदमी को लेकर आती है, लेकिन टाइसा समय रहते अपना कार्ड देकर वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं शॉन और जेफ दोनों ही रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। दरअसल जेफ अपना बिजनेस और भी बड़ा करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर दो इन्वेस्टर से मिलने के लिए आया था। लेकिन शॉन को उनकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसको अपनी बेटी सैली की फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ शॉन के घर पर मिस्टी लोटी को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रही थी ताकि वो सैली से दूर रहे। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर सैली भी आ जाती है और उनको अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है। पहले तो मिस्टी उसको मना कर देती है, लेकिन जब सैली उनके आगे जिद करती है तो उनको सैली की बात माननी पड़ती है और फिर वो तीनों मिलकर ड्रिंक करते हुए ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगती हैं। सैली लोटी से जंगल के बारे में सब कुछ पूछना चाहती थी, इसलिए वो मिस्टी को शराब में ड्रग्स मिलाकर उसको बेहोश कर देती है। तभी हम शॉन को देखते हैं जो मिस्टी को फोन करने के लिए रेस्टोरेंट के वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन मिस्टी फोन उठा ही नहीं रही थी। तभी उसको वहां पर एक फोन मिलता है जो कि कोई इंसान वहां पर भूल गया था, इसलिए शॉन उस फोन को रेस्टोरेंट वालों को सौंप देती है और फिर से वापस जेफ के साथ जाकर बैठ जाती है। उस समय जेफ की इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग चल रही थी। फिर एक आदमी जेफ के साथ काम करने से मना कर देता है और ये देखकर शॉन को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी की बेइज्जती करके जेफ को वहां से ले जाती है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोच मारी को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए एक सीढ़ी लेकर आता है और उसको गड्ढे में लगा देता है। मारी भी उस सीढ़ी के सहारे उस गड्ढे से बाहर आ जाती है और बाहर आते ही कोच उसके हाथ पैर बांध देता है क्योंकि उसको डर था कि अगर उसने मारी को छोड़ दिया तो वो बाकी की लड़कियों को उसके जिंदा होने के बारे में बता देगी और वो नहीं चाहता था कि वो लड़कियां हार्वी की तरह उसको भी जिंदा ही खा जाएं। इसलिए कोच मारी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसको अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ ट्रेविस बहुत ही उदास बैठा हुआ था। तभी वहां पर लोटी आ जाती है और उसको फिर से नशीले मशरूम का सूप पीने के लिए देती है ताकि वो जान सके कि जंगल की शक्तियां उनके साथ क्या करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि सिर्फ ट्रेविस ही उनकी शक्तियों को महसूस कर सकता था। लेकिन इस बार ट्रेविस सूप पीने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो जो भी शक्ति थी उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेरे अलावा कोई और भी है जो उन आवाजों को सुन सकता है। लोटी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दरअसल ट्रेविस अकीला नाम की लड़की की बात कर रहा था, वो भी इन जंगल की शक्तियों को महसूस कर सकती है। दूसरी तरफ नटैली और मिस्टी दोनों ही जंगल से वापस आ जाती हैं। फिर मिस्टी जल्दी से शॉन के पास जाती है और बता देती है कि मुझे लगता है कि नटैली को पता है कि कोच कहां पर है। उस समय कोच मारी को अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं, लेकिन मारी कोच को धमकी देती है कि बाकी की लड़कियां मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आने ही वाली होंगी और उनके आते ही मैं उनको सब कुछ सच सच बता दूंगी। लेकिन कोच उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और उसको एक कप में हॉट चॉकलेट पीने के लिए देता है। हॉट चॉकलेट का नाम सुनते ही मारी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो कोच से पूछती है कि आपको यहाँ जंगल में हॉट चॉकलेट कहाँ से मिल गया। फिर कोच कहता है कि ये मुझे जंगल से ही मिली है और इतना कहने के बाद कोच वहाँ से चला जाता है। अब इतने समय बाद हॉट चॉकलेट पीकर मारी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन तभी वो देखती है कि कोच अंदर जाकर किसी से बात कर रहा है और मारी को सिर्फ उनकी परछाई ही दिखाई दे रही है। मारी को ये सब काफी अजीब लगता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर शॉन वापस घर आकर देखती है कि लोटी और सैली दोनों आपस में काफी घुल मिल गए हैं।
जब वो मिष्टी को देखती है तो मिष्टी नशे की हालत में किचन में पड़ी थी। फिर वो मिष्टी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसने मिष्टी को यहाँ पर लोटी पर नजर रखने के लिए बुलाया था। फिर थोड़ी ही देर बाद मिष्टी वापिस से अपने घर पर आ जाती है। तभी वॉल्टर देखता है कि मिष्टी ने फिर से पी रखी है। फिर वो मिष्टी को कहता है कि शॉन को पता था कि तुमने इतना नशा किया हुआ है और फिर भी उसने तुम्हें अकेले ही गाड़ी लेकर आने दिया। अब अपने दोस्त के बारे में ऐसा सुनकर मिष्टी वॉल्टर को अपने घर से निकाल देती है। वॉल्टर उसको मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन मिष्टी उसकी एक भी नहीं सुनती। अब कहानी पास्ट में जाती है। तभी हम देखते हैं कि शॉन ने जंगल में अपने बच्चे की ग्रेव बना रखी थी और इस ग्रेव के बारे में किसी को भी पता नहीं था। तभी वो देखती है कि उस ग्रेव पर किसी ने फूल रखे हुए हैं। फूल देखकर शॉन आसपास देखने लगती है लेकिन तभी झाड़ियों में से मेलिसा बाहर आती है और बताती है कि मैंने ही यहाँ पर फूल रखे हैं। अब शॉन को लग रहा था कि उसके साथ वाली लड़कियां अभी भी उसके बच्चे के लिए खतरा है, इसलिए वो मेलिसा के गले पर चाकू रख देती है और धमकी देती है कि अगर तुमने किसी और को इसके बारे में बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। फिर डर के मारे मेलिसा कहती है कि मैं इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी और इसी दौरान वो एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब भी आ जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है जहां हम देखते हैं कोच और मारी एक साथ बैठे हुए थे। तभी मारी देखती है कि कोच के पास एक स्प्रे है और अगर वो स्प्रे उसको मिल जाए तो वो खुद को बचा सकती है, इसलिए वो कोच को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है ताकि कोच उसके करीब आ जाए। लेकिन कोच उसकी बातों में नहीं आता और वहां से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते मारी उसकी प्लेट का खाना मांगने लगती है। फिर जैसे ही कोच उसको वो खाना देने के लिए जाता है मारी चालाकी से उसकी स्प्रे को निकाल लेती है। फिर इसी छीना झपटी में कोच भी मारी की आंखों पर वो स्प्रे छिड़क देता है। अब स्प्रे से निकलने वाले लिक्विड की वजह से दोनों की आंखें जलने लगती है और वो दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर वैन अपने डॉक्टर के पास आई हुई थी। डॉक्टर वैन को बताती है कि तुम्हारा स्टेज 4 का कैंसर ठीक हो रहा है और ऐसा चमत्कार मैंने मेरे 22 साल के करियर में पहली बार देखा है। वैन भी इस बात को जानकर काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसको खुद विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ शॉन अपने घर में ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी उसके पास मिष्टी का फोन आता है। फिर शॉन मिष्टी पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसने कल रात काफी ज्यादा शराब पी ली थी और नशे में बेहोश भी हो गई थी। फिर मिष्टी शॉन को बताती है कि मैं तो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे अभी रेस्टोरेंट में आकर मिलो। अगले सीन में हम लोटी को देखते हैं जो कि एक मॉल में थी, लेकिन तभी उसके पीछे पीछे वहाँ पर सैली भी आ जाती है। फिर लोटी सैली से पूछती है कि तुम मुझ में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो। फिर सैली कहती है कि मैंने देखा है कि तुम उस दिन चाकू लेकर मेरी मॉम को मारने के लिए भाग रही थी, लेकिन फिर भी मेरी मॉम और तुम दोस्त हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन लोटी तो उसको कुछ भी नहीं बताती और बातों ही बातों में वो सिक्योरिटी से बचकर सैली के बैग में एक रेड ड्रेस डाल देती है और कहती है कि मैंने यहाँ पर देख लिया है कि बाहर जाने के रास्ते में कोई भी सिक्योरिटी सेंसर नहीं है, इसलिए तुम आराम से इसको बाहर ले जा सकती हो। फिर सैली भी इस काम में लोटी की हेल्प करने लगती है। दूसरी तरफ शॉन जब मिष्टी से मिलती है तो मिष्टी बताती है कि तुम्हारी बेटी बहुत चालाक है क्योंकि वो लोटी से उस जंगल के राज पता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने उसको कुछ भी पता नहीं चलने दिया। दूसरी तरफ टाइसा जब वैन के घर में बैठी हुई थी तो वैन भी वहां पर आ जाती है। फिर वो टाइसा को बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरा कैंसर आगे बढ़ना बंद हो गया है। ये बात सुनकर टाइसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वैन को खुशी के मारे गले से लगा लेती है। फिर टाइसा वैन को बताती है कि उस रात जो वेटर हमारे पीछे भागा था उसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। ये बात सुनकर वैन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर टाइसा उसको समझाती है कि शायद उस जंगल ने इस वेटर की बलि लेकर तुम्हें एक नया जीवन दिया होगा और फिर वो अपने सामने एक मोमबत्ती जला देती है और उसी जंगल की पूजा करने लगती है जैसे कि वो जंगल में किया करते थे। दूसरी तरफ मिष्टी जब शॉन के साथ कार में कहीं जा रही थी तो शॉन की गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है और अचानक से उसकी गाड़ी की स्पीड भी तेज होने लगती है। फिर शॉन कुछ न कुछ करके अपनी गाड़ी को किसी ऊंची जगह पर ले जाती है ताकि उनकी गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाए और जैसे ही गाड़ी रुकती है शॉन हैंड ब्रेक लगा देती है और फिर वो मिष्टी पर ही गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सारा मिष्टी का काम है, क्योंकि आज से पहले भी वो कई बार इस तरह के उल्टे सीधे काम कर चुकी है। फिर शॉन मिष्टी की परवरिश पर भी सवाल उठाती है। शॉन की बातें सुनकर मिष्टी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि हर बार उसने शॉन की मुसीबत के समय हेल्प की, लेकिन शॉन को तो इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था
फिर वो शॉन को कहती है कि तुम मेरी सबसे घटिया दोस्त हो, और इतना कहने के बाद वो गाड़ी से उतरकर वहां से चली जाती है। अब कहानी पास्ट में जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोच अपने हाथ में चाकू लिए मारी के पास जाता है। अब मारी को लगता है कि कोच उसको मारने के लिए आ रहा है, इसलिए वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। लेकिन कोच उस चाकू से मारी के हाथों और पैरों की रस्सी काट देता है और उसको वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी मारी कोच को धक्का दे देती है और वहां से भाग जाती है। फिर मारी जल्दी से बाकी लड़कियों के पास पहुंच जाती है। अब मारी को जिंदा देखकर सभी लड़कियां खुश थी। तभी शॉन उससे पूछती है, आखिर तुम थी कहाँ? फिर मारी बताती है कि मैं 20 फीट नीचे गड्ढे में गिर गई थी, जिसके कारण मेरा घुटना डिसलोकेट हो गया था। फिर मारी उनको अपना घुटना भी दिखाती है, जो कि पूरा सूजा हुआ था। फिर घुटने को देखकर वो सभी लड़कियां मारी से पूछती है कि आखिर तुम उस गड्ढे से निकली कैसे, क्योंकि तुम्हारे लिए 20 फुट गहरे खड्डे में से निकलना नामुमकिन था। अब मारी के पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं था, इसलिए वो सबको सच बता देती है कि कोच ने ही मुझे गड्ढे से बाहर निकलने में हेल्प की। ये बात सुनकर सभी लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर शॉन मारी को कहती है कि अब तुम हम सबको कोच तक ले जाओगी। दरअसल शॉन कोच से नफरत किया करती थी, क्योंकि वो उनके कैबिन के साथ साथ उनको भी जलाने वाला था। नटाली को छोड़कर बाकी सभी लड़कियां कोच को ढूंढने के लिए सहमत हो जाती है और मजबूरी में नटाली को भी उनका साथ देना पड़ता है, क्योंकि वो अकेली सभी लड़कियों के विरुद्ध नहीं जा सकती थी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां हम लोटी और सैली को एक साथ देखते हैं। दोनों मिलकर शॉन और जेफ के लिए डिनर बना रही थी। तभी शॉन सैली के गले में एक लॉकेट देखती है और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा पैनिक होने लगती है। फिर लोटी कहती है कि ये लॉकेट मैंने सैली को दिया है, और ये बात सुनकर शॉन लोटी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो गुस्से में लोटी को अपने घर से भी निकाल देती है। दूसरी तरफ टाइसा और वैन दोनों एक साथ टीवी देख रही थी। तभी टाइसा टीवी में एक शॉप की एड देखती है, जिसके अंदर वो बिना आंख वाले आदमी को देखती है, और वही आदमी उसको बार बार अपने सपनों में भी दिखाई देता था। फिर टाइसा वैन को कहती है कि हमें इस आइसक्रीम शॉप में जाकर पता करना चाहिए, हमें जरूर वहां पर कुछ जरूरी जानकारी मिलेगी। फिर टाइसा जल्दी से वहां के लिए निकल पड़ती है। फिर जल्दी ही वो दोनों उस आइसक्रीम शॉप तक पहुंच जाती है। उस शॉप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो शॉप कई सालों से बंद पड़ी हो, लेकिन फिर भी टाइसा उस शॉप का दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और उनके सामने एक टूटी हुई खिड़की भी है। तभी वहां से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर टाइसा और वैन देखते हैं कि एक लोमड़ी ने एक खरगोश को मारकर अपने मुंह में दबोचा हुआ है। ये देखकर वो दोनों समझ जाती है कि जरूर ये जंगल की शक्ति है, और ये बताना चाहती है कि इनको और बलि चाहिए। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है। तभी हम देखते हैं कि मारी सभी लड़कियों को उस जगह पर ले जाती है जहां पर कोच छुप कर रहा करता था। फिर एक एक करके सभी अंदर चली जाती है। उस गुफा के थोड़ा अंदर जाने पर उनके आगे रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे। इसलिए नटाली शॉन और बाकी की लड़कियों को दूसरे रास्ते से अंदर जाने के लिए कहती है। शॉन अपने साथ कुछ लड़कियों को लेकर अंदर चली जाती है। फिर थोड़ा आगे जाने पर उनके रास्ते में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिस वजह से शॉन की लालटेन बुझ जाती है। फिर थोड़ा और चलने के बाद वो सभी एक बहुत बड़ी जगह पर पहुंच जाती है। तभी वैन की लालटेन में भी रोशनी धीमी पड़ जाती है। फिर जैसे ही वो शॉन को ये सब दिखाने की कोशिश करती है, तो वो देखती है कि शॉन वहां से गायब है। फिर जैसे ही वो अकीला की तरफ देखती है, तो वो भी उसको वहां पर नहीं मिलती। फिर वो उन दोनों को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसकी लालटेन पूरी तरह से बुझ जाती है और वो वहीं पर घूमते घूमते एक दरवाजे के पास पहुंच जाती है। फिर जैसे ही वैन उस दरवाजे को खोलती है, तो कमरे के अंदर उसको एक जलती हुई चिमनी नजर आती है। फिर वैन उसके सामने जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ अकीला बकरियों के बाड़े के पास पहुंच जाती है। तभी वहां पर एक बड़ी सी बकरी आ जाती है और अकीला के साथ बातें करने लगती है। उस समय शॉन एक बड़ी सी झील में अकेली ही तैर रही थी, लेकिन तभी उसको दूर किनारे पर अपना बेटा दिखाई देता है। दरअसल उन तीनों को इन सभी चीजों के भ्रम हो रहे थे। तभी वो बकरी अकीला को कहती है कि जंगल को जो चीज चाहिए वो तुमसे वो चीज लेकर ही रहेगा। फिर उन तीनों के सपने उन पर भारी पड़ने लगते हैं। वैन का सारा कमरा जलने लगता है, अकीला को जमीन निगलने लगती है और शॉन को पानी के नीचे से कोई खींचने लगता है। लेकिन तभी शॉन और अकीला को होश आ जाता है और वो देखती है कि वैन वहां पर नहीं है। तभी कोच वैन को घसीट कर वहां पर लाता है और बताता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि जिस जगह पर तुम सभी हो वहां पर एक जहरीली गैस है, जिसको सूंघने की वजह से अजीब अजीब से भ्रम होने लगते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद नटैली वहां पर आकर कोच को गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि अब आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं सभी लड़कियां कोच को पकड़कर वापस अपने कैंप पर लेकर आ रही थी, लेकिन नटैली कोच के पकड़े जाने पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोच को पकड़ा जाए। दरअसल उसको डर था कि अगर कोच पकड़ा गया तो वो सभी लड़कियां उसको मार डालेंगी, क्योंकि उन सभी को शक था कि उनके कैबिन में आग कोच ने ही लगाई थी और आग लगाने के बाद वो भाग गया। फिर थोड़ी ही देर में वो सभी लड़कियां कोच को लेकर अपनी नई बनाई हुई जगह पर पहुंच जाती हैं। तभी कोच देखता है कि लड़कियों ने वहां पर कई सारे जानवर भी पाल रखे हैं। फिर शॉन नटैली को कहती है कि अब हमें कोच को सजा देनी चाहिए, लेकिन नटैली कहती है कि कोच को सजा देने से पहले हमें उसकी बात भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि वो बेकसूर हो, इसलिए हमें उसको बोलने का एक मौका जरूर देना चाहिए। फिर वो सभी लड़कियों को कहती है कि अगर आधी से ज्यादा लड़कियां कोच को सजा देने में इंटरेस्टेड होंगी तो कोच को सजा जरूर दी जाएगी। फिर नटैली मिस्टी को कोच से बात करने के लिए कहती है और मिस्टी उसकी बात मान लेती है। फिर वो सीधा कोच के पास जाती है और उसको एक जोरदार थप्पड़ देती है और पूछती है कि तुमने हमारा कैबिन क्यों जलाया। कोच कहता है मैंने तुम्हारा कैबिन नहीं जलाया, और ये बात सुनकर मिस्टी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। इतने में वो सभी लड़कियां सुनवाई के लिए तैयार हो जाती हैं। अब उन सब ने ठीक वैसा ही इंतजाम किया हुआ था जैसा कोर्ट में होता है, और नटैली जज बनती है। अब मारी की तरफ से लॉयर बनती है टाइसा और कोच की तरफ से लॉयर बनती है मिस्टी। अब उनका मुकदमा शुरू हो जाता है। सबसे पहले बारी आती है टाइसा की। वो मारी से कोच के बारे में अलग अलग सवाल पूछती है। फिर जवाब में मारी कहती है कि कोच को सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने मुझे बंदी बनाया। फिर बारी आती है मिस्टी की। वो मारी को कहती है कि कोच ने तुम्हें अपनी गुफा से जाने दिया, क्योंकि वो तुम्हें जिंदा देखना चाहते थे। अगर वो तुम्हें मारना चाहते तो कब के मार देते, बल्कि कोच ने तो तुम्हें 20 फीट गहरे गड्ढे से भी बाहर निकाला, और अगर वो तुम्हें बाहर ना निकालते तो तुम उसी गड्ढे में सड़ सड़ कर मर जाती। अब मारी को मिस्टी की बातें एकदम सही लगती है। फिर वो सभी को बताती है कि कोच ने मुझे अपनी गुफा में बंदी जरूर बनाया था, लेकिन उन्होंने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। अब ये मुकदमा कोच बेन के पक्ष में जा रहा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि शोना अपनी गाड़ी लेकर मैकेनिक के पास जाती है और पूछती है कि क्या किसी ने मेरी गाड़ी के ब्रेक्स के साथ कोई छेड़छाड़ की है। फिर मैकेनिक कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आपकी गाड़ी के ब्रेक्स अपने आप ही फेल हुए हैं। और ये बात सुनते ही शोना को अपने ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसने कल मिस्टी को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुना दी। उस वक्त जेफ भी शॉन के साथ था। वो शॉन को कहता है कि हमारे बुरे कर्म की वजह से हमारे साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, इसलिए अब हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारे सारे पाप धुल जाएं। दूसरी तरफ टाइसा को लग रहा था कि उस जंगल की ब्लैक पावर अभी भी उनके साथ है, इसलिए वो वैन को लेकर एक दुकान पर जाती है और वहां से एक कार्ड का बॉक्स लेकर आती है। टाइसा उस कार्ड के बॉक्स में से एक क्वीन का कार्ड निकालती है और फिर वो उस कार्ड को उस ट्रीट पर रख देती है। फिर वो दोनों ही उस कार्ड से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाती हैं। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी आकर उस कार्ड को उठाकर अपने साथ ले जाता है, और ये देखकर टाइसा और वैन को लगता है कि उस जंगल की ब्लैक पावर ने ही इस आदमी को चुना है। दूसरी तरफ जेफ अपने घर से कुछ पुराना सामान इकट्ठा कर रहा था ताकि वो इस सामान को डोनेट करके कुछ अच्छे कर्म कर सके और वो जंगल की ब्लैक पावर उसका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। फिर जेफ और शॉन उस सामान को लेकर उस ओल्ड एज होम के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर मिस्टी काम किया करती थी। तभी मिस्टी शॉन को देख लेती है और गुस्से में उसके पास आती है। वो शॉन को कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे माफी मांगने के लिए आई हो, लेकिन शॉन कहती है मैं भला तुमसे माफी क्यों मांगूंगी, बल्कि माफी तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। फिर वो मिस्टी को बताती है कि मैं और जेफ यहाँ पर बूढ़े लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। फिर जेफ अंदर जाकर वहाँ पर मौजूद बूढ़े लोगों को अपनी बातों से हंसाने की कोशिश करता है और शॉन वहाँ की किचन में खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिस्टी भी आ जाती है। वो शॉन को कहती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन शॉन तो उससे माफी मांगने के लिए साफ साफ इनकार कर देती है। इस बात पर मिस्टी को गुस्सा आ जाता है और वो शॉन पर एक चाकू से हमला कर देती है, लेकिन ये सब हकीकत नहीं थी, बल्कि ये मिस्टी का भ्रम था। फिर मिस्टी वहां से चली जाती है। अपना काम खत्म करने के बाद शॉन कुछ कटी हुई सब्जियां रखने के लिए फ्रीजर रूम में जाती है, लेकिन उसके अंदर आते ही कोई बाहर से उस रूम का दरवाजा लॉक कर देता है। शॉन उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी शॉन को वहां पर जैकी दिखाई देती है। दूसरी तरफ टाइसा और वैन दोनों उस आदमी का पीछा करने लगते हैं जिसने उनका कार्ड उठाया था। वो देखते हैं कि उस आदमी के हाथ में एक छोटी सी स्कर्ट है। उस स्कर्ट को देखकर वैन टाइसा को कहती है कि मुझे लगता है कि शायद इस आदमी की एक छोटी बेटी होगी। फिर वो दोनों उस आदमी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती हैं
टाइसा देखती है कि उस आदमी के घर का दरवाजा खुला हुआ है। फिर जब टाइसा घर के अंदर जाने लगती है तो वैन टाइसा को रोक लेती है और कहती है कि मैं जीना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से किसी की जान लेकर नहीं जीना चाहती। इसलिए मुझे लगता है कि अब हमारे पास जितना भी टाइम बचा है हमें उस टाइम को अच्छे से बिताना चाहिए। फिर टाइसा वैन की बात मान लेती है और कहती है कि अब हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर रास्ते में वो वैन को कहती है कि तुम मुझे 1 घंटे बाद रिवर के पास मिलना। अब कहानी पास्ट में जाती है। तभी हम देखते हैं कि शॉन कोच के खिलाफ बोल रही थी, लेकिन तभी मिस्टी आकर शॉन को कहती है कि जिस दिन नटैली हमारी लीडर बनी थी उस दिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था। तुम बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि तुम चाहती थी कि तुम खुद लीडर बनो, और शायद ये भी हो सकता है कि तुमने गुस्से में आकर खुद ही कैबिन जला दिया हो ताकि बाद में तुम लीडर बन जाओ। अब मिस्टी की बातें कहीं न कहीं बाकी लड़कियों को भी ठीक लग रही थी। अब मिस्टी ने अपनी बातों से पूरा का पूरा पासा पलट दिया था। फिर मिस्टी की बातें सुनने के बाद सारी सुनवाई रोक दी जाती है और दोनों तरफ की टीम को कुछ और वक्त दिया जाता है। फिर शॉन टाइसा के पास जाती है और कहती है कि नटैली को पहले से ही पता था कि कोच जिंदा है, और ये बात मुझे खुद मिस्टी ने बताई थी। इस वक्त टाइसा के पास एक ऐसा सबूत भी था जिससे सारा पासा पलट सकता है। फिर कुछ देर बाद जब सुनवाई फिर से शुरू होती है तो टाइसा नटैली को कटघरे में आने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टी कहती है ये रूल्स के खिलाफ है। अब उसके मना करने के बाद भी नटैली अपना बयान देने के लिए वहां पर चली जाती है। नटैली के वहां पर जाते ही टाइसा सभी को कहती है कि नटैली को पहले से ही पता था कि कोच जिंदा है। फिर ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लड़कियां हैरान हो जाती है। अब टाइसा नटैली से घुमा फिरा कर बात करने लगती है ताकि वो ये बात कबूल कर ले, लेकिन नटैली कहती है कि मुझे पता था कि कोच अभी भी जिंदा है और मैंने तुम सभी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि कोच से हमें कोई भी खतरा नहीं था। फिर मिस्टी खुद कोच को अपने बयान देने के लिए बुलाती है। फिर कोच अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि मैंने कैबिन को जलाकर तुम्हारी जान लेने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मैं तो वहां से इसलिए गया क्योंकि तुम लोग अजीब तरह के रिचुअल करने लग गए थे और मुझे डर था कि जैसे तुमने हार्व को खाया है वैसे ही तुम सब कहीं मुझे न खा लो, इसलिए मैं तुम सभी से दूर जाकर रहने लगा। फिर वहां पर मौजूद सभी लड़कियों को कोच की बात सही लगती है। फिर सुनवाई होने के बाद वोटिंग शुरू हो जाती है। आधी से ज्यादा लड़कियों ने वोट किया था कि कोच निर्दोष है, लेकिन ये वोटिंग 2/3 से ज्यादा नहीं थी, इसलिए नटैली फिर से वोटिंग करवाती है, लेकिन इस बार भी उतनी ही वोट आई थी। इसलिए नटैली बार बार वोटिंग करवाती रहती है कि शायद कोई लड़की अपना फैसला बदल दे। इस बात पर शॉन को गुस्सा आ जाता है और फिर वो सभी लड़कियों को बहुत ही गुस्से में कहती है कि कोच ने हमारी जान लेने की कोशिश की है। शॉन का गुस्सा देखकर बहुत सारी लड़कियां डर जाती है और अपना अपना वोट कोच के खिलाफ दे देती है। इस वक्त कोच के खिलाफ 2/3 से ज्यादा वोट आ गए थे, इसलिए कोच ये मुकदमा हार जाते हैं। अब कोच के हारने से नटैली बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसको पता था कि कोच निर्दोष है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि शॉन अभी भी उसी फ्रीजर में बंद है। तभी शॉन को जैकी दिखाई देती है। जैकी शॉन को कहती है कि आज तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था, तुम भी मेरी ही तरह ठंड में जमकर मर जाओगी। और इतना कहने के बाद जैकी वहां से गायब हो जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त किचन में शॉन का दोस्त रैंडी आ जाता है और वो देखता है कि कोई फ्रीजर रूम का दरवाजा पीट रहा है। जब वो आवाज सुनता है तो वो आवाज शॉन की थी। फिर रैंडी जल्दी से फ्रीजर रूम का दरवाजा खोलता है। फिर जैसे ही शॉन बाहर आती है तो वो जल्दी से रिसेप्शन की तरफ जाती है और रिसेप्शन पर बैठी लेडी से मिस्टी के बारे में पूछती है। वो लेडी बताती है कि मिस्टी तो कुछ घंटे पहले ही यहाँ से चली गई थी। और ये बात सुनकर शॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद मिस्टी ने उससे बदला लेने के लिए उसको फ्रीजर रूम में बंद कर दिया, लेकिन मिस्टी तो बहुत वक्त पहले ही वहां से जा चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं टाइसा वैन को घुड़सवारी करने के लिए ले जाती है क्योंकि वैन बहुत समय से घुड़सवारी करना चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपनी बची हुई जिंदगी अच्छे तरीके से जिए। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं लोटी की मौत हो गई थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड की शुरुआत में हम मिस्टी को देखते हैं। वो एक ऑटोप्सी रूम में लोटी के पास खड़ी थी। मिस्टी लोटी की मौत से काफी ज्यादा दुखी थी और साथ में हैरान भी थी कि आखिर लोटी को कोई क्यों मारेगा। थोड़ी देर बाद वहां पर फ्रेड नाम का एक आदमी आता है। फिर मिस्टी फ्रेड को कहती है कि मुझे वो सारा सामान चाहिए
जो तुम्हें लोटी की डेड बॉडी के पास से मिला था। फ्रेड मिस्टी को लोटी का सामान देने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ लोटी के फैमिली मेंबर्स को ही वो सामान दूंगा। फिर मिस्टी फ्रेड को कहती है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मुझे पता है कि यहाँ से लोगों के कीमती सामान गायब हो जाते हैं और मुझे ये भी पता है कि ऐसा कौन करता है। मिस्टी की बात सुनकर फ्रेड थोड़ा सा डर जाता है। फिर वो लोटी का सामान लेने के लिए वहां से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद मिस्टी लोटी के कुछ डीएनए सैंपल्स लेती है ताकि वो अपनी लैब में जाकर किलर के बारे में कुछ जानकारी पता लगा सके। तभी फ्रेड वहां पर आता है और मिस्टी को लोटी का वो सारा सामान दे देता है। फिर मिस्टी सामान को लेकर वहां से चली जाती है और जब वो अपने घर जाती है तो वहां पर उसको शॉन, टाइसा और वैन मिलते हैं क्योंकि इन तीनों को मिस्टी नहीं बुलाया था। फिर मिस्टी उन तीनों को बताती है कि लोटी की कल सीढ़ियों से गिरने की वजह से मौत हो गई है। लोटी की मौत की बात सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि कल तक लोटी अच्छी भली उन सब के साथ थी। फिर शॉन मिस्टी को कहती है कि मुझे तो लगता है कि लोटी को तुम ही ने मारा है क्योंकि कल तुम अपने काम से जल्दी चली गई थी और हॉस्पिटल में किसी को भी नहीं पता था कि तुम कहां पर गई थी। अब वहां पर मौजूद टाइसा और वैन को भी यही लग रहा था कि शायद ये काम मिस्टी का ही हो सकता है, लेकिन इस बात पर मिस्टी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उन तीनों को कहती है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर उन तीनों के जाने के बाद मिस्टी लोटी के सामान को चेक करती है और उसे पता चलता है कि लोटी के सामान के अंदर उसका फोन नहीं है। फिर वो जल्दी से फ्रेड को फोन करती है और फोन के बारे में पूछती है। फ्रेड मिस्टी को बताता है कि हमें लोटी के पास से उसका फोन मिला ही नहीं। फिर वो जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर ऑटोप्सी सेंटर की तरफ जाने लगती है। उस वक्त शॉन भी मिस्टी का पीछा कर रही थी। तभी शॉन देखती है कि एक और गाड़ी उनका पीछा कर रही है। फिर वो मौका देखकर अपनी गाड़ी को एक सुनसान गली में ले जाकर रोक देती है और फिर जब शॉन उस पीछा कर रही गाड़ी के पास जाती है तो देखती है कि उसका पीछा वॉल्टर कर रहा है। वॉल्टर शॉन को बताता है कि मैं लोटी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। दूसरी तरफ टाइसा और वैन एक रेस्टोरेंट में जाती है। फिर वैन टाइसा को कहती है कि जब हम उस आदमी को मारने के लिए गए थे तो तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चली गई थी। वैन की बात सुनकर टाइसा कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं लोटी को मारने के लिए गई थी? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने लोटी को नहीं मारा। तभी टाइसा के पास उसकी वाइफ की कॉल आती है, इसलिए वो अपनी वाइफ से बात करने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन वैन को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ मिस्टी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर लोटी की मौत हुई थी। फिर वहां से बाहर आने के बाद वो होटल के रिसेप्शनिस्ट से मिलती है। रिसेप्शनिस्ट मिस्टी को बताता है कि मैं लोटी को बचपन से जानता हूँ, वो यहाँ पर बचपन से ही अपने डैड के साथ आती रहती थी और शायद उन दिनों वो अपने डैड के साथ बहुत सारा वक्त गुजारा करती थी। ये बात सुनने के बाद मिस्टी वहां से चली जाती है। अब कहानी पास्ट में जाती है जहां पर सभी लड़कियां ये डिसाइड कर रही थी कि कोच को क्या सजा देनी चाहिए। तभी शॉन कहती है कि हमें कोच को जला देना चाहिए, लेकिन नटैली उसकी बात से एग्री नहीं करती और कहती है कि ये कोई सजा नहीं हुई बल्कि ये तो एक टॉर्चर है। फिर वो सभी मिलकर राय करती हैं कि क्यों ना कोच को गोली मार दी जाए, लेकिन अब ये डिसाइड करना था कि आखिर कोच पर गोली कौन चलाएगा। फिर वैन सभी को एक एक कार्ड उठाने के लिए कहती है और जिसके पास भी किंग आएगा वही कोच वैन को गोली मारेगा। फिर सभी लड़कियां एक एक करके कार्ड उठा लेती हैं और जब वो अपना कार्ड देखती हैं तो टाइसा के पास किंग का कार्ड आया था, यानी कि अब कोच को गोली टाइसा को ही मारनी पड़ेगी। फिर वैन टाइसा को गन चलाने की प्रैक्टिस करने के लिए जंगल में ले जाती है, लेकिन टाइसा तो एक भी गोली चला नहीं पा रही थी। फिर वो वैन को कहती है कि हम सिर्फ छोटी सी बात के लिए कोच को मार नहीं सकते, लेकिन वैन तो टाइसा की बात मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। फिर वो टाइसा को आइडिया देती है कि क्यों ना तुम अपनी दूसरी पर्सनैलिटी से गोली चलवाओ। दरअसल टाइसा के अंदर 2 पर्सनैलिटी थी और वैन कहना चाहती थी कि टाइसा अपने ऊपर दूसरी पर्सनैलिटी को हावी कर ले ताकि उसकी फर्स्ट पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी पता ना चले कि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी ने कोच को गोली मारी है। दूसरी तरफ लोटी अकीला और ट्रेविस को लेकर कोच की गुफा के पास जाती है। दरअसल लोटी को लग रहा था कि यह जंगल अकीला और ट्रेविस के साथ उनके विजन के जरिए बात करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए लोटी चाहती थी कि वो दोनों एक बार फिर से उस गुफा में जाकर वैसे ही विजन देखने की कोशिश करें ताकि उनको पता चल जाए कि जंगल उनको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अकीला तो अंदर जाते वक्त थोड़ा सा घबरा रही थी, लेकिन फिर ट्रेविस उसको हौसला देता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं ठीक उसी वक्त वहां पर आ जाऊंगा। फिर अकीला ट्रेविस पर भरोसा करके गुफा के अंदर चली जाती है, जिसके तुरंत बाद ट्रेविस और लोटी भी अंदर आ जाती है, लेकिन वो गुफा के अंदर जाने की बजाय बाहर ही खड़ी रहती है।
क्योंकि अंदर पॉइजनस गैस भरी हुई थी। फिर वो अकीला को एक रस्सी बांधकर अंदर भेज देती है। फिर थोड़ी ही देर बाद ट्रेविस गौर करता है कि रस्सी आगे बढ़ना बंद हो गई है। अब वो डर जाता है कि कहीं अकीला को कुछ हो ना गया हो, इसलिए वो जल्दी से अपने मुंह के ऊपर कपड़ा बांधकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर ट्रेविस देखता है कि अकीला बेहोश होकर नीचे पड़ी है। फिर वो अकीला को जल्दी से उस गुफा से बाहर लेकर आता है। दूसरी तरफ वैन और टाइसा को जंगल में लगे हुए ट्रैप में एक खरगोश फंसा हुआ मिलता है। फिर वैन टाइसा को कहती है कि अगर तुम इस खरगोश की बलि दोगी तो शायद तुम अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में बदल जाओगी। वैन की बात मानकर टाइसा उस खरगोश का गला काट देती है और ठीक उसी वक्त जंगल के पेड़ हिलने लगते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये जंगल इस बलि से बहुत ज्यादा खुश हो गया है, लेकिन टाइसा तो अभी भी अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी में ही थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि मिष्टी लोटी के घर के बाहर खड़ी थी। तभी लोटी के डैड आकर दरवाजा खोलते हैं। मिष्टी उनको एक चॉकलेट का डिब्बा देती है और उनको सहानुभूति देते हुए कहती है कि मुझे लोटी के जाने का बहुत गम है। और फिर वो लोटी के डैड को कहती है कि मेरा एक पार्सल लोटी के पास था, क्या मैं अंदर आकर उसको ले सकती हूँ? शायद लोटी ने उसको कहीं अपने घर में ही रखा होगा, इसलिए मुझे अंदर आकर वो ढूंढना पड़ेगा। फिर लोटी के डैड मिष्टी को अंदर आने की इजाजत दे देते हैं। फिर अंदर आते ही मिष्टी इधर उधर लोटी का फोन ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन लोटी के पापा को ये सब पसंद नहीं आता। फिर मिष्टी देखती है कि वहाँ पर वॉल्टर और शॉन भी आए हुए हैं और उन्होंने डिटेक्टिव की ड्रेस पहनी हुई है। दरअसल वो दोनों भी वहाँ पर लोटी के केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। मिष्टी उनको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो उनके पास ज्यादा देर नहीं रुकती और अपनी खोजबीन में लग जाती है। फिर शॉन वॉल्टर को कहती है कि आखिरकार लोटी के पास इतना बड़ा घर था तो फिर उसने मेरे पास आकर झूठ क्यों बोला कि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। मुझे तो पक्का विश्वास है कि लोटी को तुमने मारा है। फिर वॉल्टर शॉन को अपना एक बाल देता है और कहता है कि तुम मेरे डीएनए टेस्टिंग से पता लगा सकती हो कि मैंने कत्ल किया है या नहीं, लेकिन अगर हिम्मत है तो तुम भी मुझे अपना बाल दो ताकि मैं भी पता लगा सकूं कि तुमने लोटी को मारा है या नहीं। लेकिन शॉन तो वॉल्टर को अपना बाल देने से साफ साफ इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद वॉल्टर शॉन की कैप देखता है जिसके अंदर से उसको शॉन का एक बाल मिल जाता है। दूसरी तरफ मिष्टी लोटी के रूम में जाती है तो वहां उसको लोटी का मोबाइल मिल जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त वॉल्टर भी वहां पर आ जाता है। फिर वो मिष्टी को बताता है कि मैंने लोटी के फोन का सारा डेटा अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया है और उसके बाद मैंने इस फोन को रीसेट कर दिया, इसलिए अब तुम्हें इस फोन से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वॉल्टर की बात सुनकर मिष्टी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब कहानी पास्ट में जाती है। तभी हम देखते हैं कि अकीला को होश आ जाता है। वो लोटी को बताती है कि मैंने फिर से एक विजन देखा था जिसके अंदर मुझे कोच दिखाई दिए थे जो कि बहुत बड़े थे। पुल की जगह पर वो खुद लेटे हुए थे और मैं उनके ऊपर खड़ी थी और सामने से मुझे अपना शहर भी दिखाई दे रहा था, यानी कि हमारी उम्मीद। ये बात सुनकर लोटी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि कोच उनके लिए एक नई उम्मीद बन गए थे। दूसरी तरफ वो लड़कियां कोच को शूट करने के लिए एक पेड़ के पास ले जाती है। कोच उनको बार बार कहता है मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो लड़कियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर वो कोच के सिर पर एक कपड़ा डाल देती है ताकि शूट करते वक्त टाइसा का ध्यान ना भटके। अब बारी आती है टाइसा की, जिसको कोच को शूट करना था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि आज तक उसने किसी को भी नहीं मारा था और वो कोच को भी मारना नहीं चाहती थी। लेकिन ठीक उसी वक्त टाइसा अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में स्विच हो जाती है और ये बात वैन को भी पता चल जाती है। फिर टाइसा कोच पर गोली चला देती है, लेकिन ऐन मौके पर ट्रेविस आकर कोच को गोली लगने से बचा लेता है। फिर लोटी सभी को बताती है कि कोच हमारे लिए एक उम्मीद है, हमें उनको मारना नहीं चाहिए और ये सब अकीला ने अपने विजन में देखा है। फिर वो सभी लड़कियां लोटी की बात मान लेती हैं और कोच को छोड़ देती हैं। तभी रात को जब कोच बैठा हुआ था तो वहां पर उसकी दोस्त शॉन और मेलिसा आ जाती है। फिर मेलिसा अपने पास रखे हुए एक चाकू से कोच के पैर पर एक गहरा कट लगा देती है, जिसके कारण कोच बैन बहुत ही बुरे तरीके से चिल्लाने लगता है। अब ये सब होता हुआ बाकी सभी लड़कियां भी देख रही थी, लेकिन वो सभी शॉन के सामने कुछ भी बोल नहीं पाती और इसी के साथ 5th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही लेकर हाजिर हो जाऊंगा, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ। टिल देन, बाय बाय।